So now we are going to implement a standard neural network or a fully connected neural network or a feed forward neural network. ये सारे नाम जो हैं these belongs to the one thing जिसको हम हमेशा से fully connected neural network कह रहे हैं. So essentially problem वही है cat versus non cat, लेकिन चूंकि इसमें cat के अलावा बाकी images dogs के हैं तो इसलिए cats versus dog भी कह सकते हैं. ओके जी, स्टार्ट में हम किरास यूज कर रहे हैं और किरास में सबसे पहली चीज जो हमने इंपोर्ट्स हैं हमारे पास कुछ. सबसे पहला इंपोर्ट जो है दैट इज सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल को यूं समझें कि ये आपका कंटेनर है जिसमें आप तमाम लेयर्स पैक करेंगे. उसके बाद जब आप लेयर्स पैक करके कंपाइल करेंगे तो किरास ऑटोमेटिकली जो लेयर्स आपने सीक्वेंशियल में पैक की थी उनके दरमियान कनेक्शंस क्रिएट कर देगा और उन कनेक्शंस को रैंडम वेट वैल्यूज असाइन कर देगा. अगर आपको याद होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने वेट्स को ये सारे काम हमें खुद करने पड़े थे. तो किरास का फायदा ये है आपको कि आपके ये जो सारे काम हैं लेयर्स के जो वेट्स हैं उनको वैल्यूज असाइन करना, उनके दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश करना, इनपुट हिडन और आउटपुट लेयर के दरमियान, वो सारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. सो ये सारा कुछ जो है यानी कि पूरा न्यूरल नेटवर्क जो आपका है वो इस सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट में पैकेज होगा. ओके, इसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ लेयर्स. ये जो डेंस लेयर है, डेंस लेयर किरास की लेयर ये बताती है कि हर चीज जो भी हम पैक करेंगे वो फुली कनेक्टेड होगी. तो फुली कनेक्टेड न्यूरॉन्स की जो लेयर है उसे डेंस लेयर कहते हैं. उसके बाद नीचे वाली चीज जो है उसकी ऐसा जब भी आपको जरूरत नहीं है. ओके, सो ये नीचे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यूजुअली डेटा सेट्स जो हैं वो हम H5 फॉर्मेट में स्टोर कर लेते हैं. तो ये भी मैंने एक H5 फाइल बना के रख ली है अपने डेटा सेट की प्री प्रोसेस करके. इसका फायदा ये होता है कि आपको बार बार प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी होती. लेकिन दिस इज माय स्टाइल, आप फील फ्री टू अडॉप्ट योर ओन स्टाइल. एसेंशियली हमारे पास एक फाइल है, ये फाइल मैं आज अपलोड भी कर दूंगा H5. इस फाइल में तकरीबन 200 इमेजेस हैं, तो दैट इज व्हाई द नेम. हमारे पास इसमें 4 ग्रुप्स हैं. एक्स ट्रेन ट्रेनिंग डेटा है. जीरो बात आपका क्वेश्चन था सर आपने इसको आप बता रहे हैं आपने H5 फाइल को प्री प्रोसेस किया हुआ है जी. तो वो किस हिसाब से किया, मैं समझा नहीं आपकी. हाँ देखो, प्री प्रोसेस हम एक ही चीज है, हमारे पास इमेजेस हैं और इमेजेस जो हैं वो मैंने अर्ज किया था कि वो 0 से लेके 255 तक पिक्सल वैल्यूज होती हैं. लेकिन हमारी यस सर. कोशिश होती है कि हम वैल्यूज जो है 0 से 1 के दरमियान कर लें. ठीक है ना. तो हम एसेंशियली क्या करते हैं कि पूरी इमेजेस की जो नमपाई अरे है ना उसको 255 से डिवाइड कर देते हैं. अगर आपको याद हो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी मैंने यही किया था. उससे फायदा ये यस होता है कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो 0 से 1 के दरमियान हो जाती है. दैट्स द प्री प्रोसेसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक हो गया सर. गुड, जबरदस्त. ओके, हमारे पास एक्स जो है वो बताता है डेटा और वाई बताता है लेबल. ये आपकी चीज आहिस्ता आहिस्ता और पक्की हो जाएगी. सो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट मीन के ये ट्रेन पोर्शन है और एक्स टेस्ट इज टेस्ट पोर्शन ऑफ डेटा. Similarly, Y train is training portion of labels and Y test is testing portion of labels. So, okay जी, अब आप ट्रेनिंग डेटा की सॉरी डायमेंशन अगर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास 231 अस्सी में 1 मिनट ठहर जाओ, 231 इमेजेस थे और हर इमेज जो है हमारा वो 100 बाय 100 विड्थ और हाइट है. और ये हमारे चूंकि कलर इमेजेस हैं तो ये RGB में है. सिमिलरली हमारे पास 100 इमेजेस जो हैं वो टेस्टिंग के लिए हैं. तो टोटल इमेज हमारे पास इसमें 331 है. जी हसीब आप पूछो. सर ट्रेनिंग डाटा का साइज बहुत ज्यादा हो ये मैटर करता है या फिर मतलब 100 इमेजेस में ही पूरा हो जाता है? बेटे ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम मैटर करता है. एक चीज याद रखें, इतने कम डाटा पे यूजुअली डीप लर्निंग अच्छा काम नहीं करती. ये शायद आपको याद होगा कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था. तो ये न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग शाइन्स व्हेन यू हैव थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस.
सो डोंट बी अमेज्ड अगर ये मॉडल बहुत बुरा रिजल्ट दे, ठीक है। एसेंशियली सर तो जी जी, ये सर सिर्फ अगर आपको बड़ा सिखाने के लिए है। जी हाँ जी सर, तो अगर हमारे पास 100 इमेजेस का डाटा है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो सर हम लोग 255 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मतलब हम लोग उसको प्रोसेस करने से। नहीं नहीं नहीं, आप ये दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। देखें, मेरे पास एक इमेज में पिक्सल वैल्यूज हैं, ठीक है ना, मैं पिक्सल वैल्यूज को 255 से डिवाइड कर रहा हूं, तो एसेंशियली पिक्सल वैल्यूज 0 से 1 के दरमियान मैप होंगी हर इमेज की। उससे इमेजेस 100 हैं या 200 हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इमेजेस तो खत्म नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ हर इमेज पे एक पर्टिकुलर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहा हूं। वजह यह है कि न्यूरल नेटवर्क्स लव टू वर्क विद फ्लोटिंग पॉइंट्स, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें इनपुट भी हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट्स में दिया करें। तो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दैट। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि आपके पास ट्रेनिंग डाटा का साइज क्या है और आप ट्रेनिंग डाटा पे प्री प्रोसेसिंग क्या करें। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जितना साइज ज्यादा होगा उतना न्यूरल नेटवर्क्स विल शाइन, जितना साइज कम होगा उतना हो सकता है कि न्यूरल नेटवर्क बुरी परफॉर्मेंस। ओके जी, ये जरा बिल्लियों की शक्लें हैं, ये आप देख लें जरा गौर से। तो ये इस किस्म के इमेजेस हैं हमारे डाटा में। ओके जी, ये ट्रेनिंग डाटा को आपको याद होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमने इनको एक वन डायमेंशनल अरे में शेप किया था, तो इधर भी हम यही करेंगे। उधर हमारे पास चूंकि 64 by 3 था, तो वो 12,288 बने थे। ये चूंकि 100 by 100 by 3 हैं, तो ये हमारे पास हर इमेज जो है ये 30,000 वैल्यूज का इमेज एक अरे बन जाएगी। अच्छा, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें हर रो रिप्रेजेंट कर रही है एक इमेज को और हर कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्सेल्स को। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 231 इमेजेस हैं और 30,000 फीचर्स हैं। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें तो आप एक टेबल इमेजिन करें जिसमें 30,000 कॉलम्स हैं, तो एसेंशियली उस टेबल की हर रो एक इमेजेस है और जितनी उसमें रोज हैं उतने आपके पास टोटल इमेजेस हैं, ठीक है। सो दैट्स द इंट्यूशन बिहाइंड इट। ओके, ये हमारे पास आउटपुट की शक्ल है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि एक फ्लोटिंग पॉइंट। ओके जी, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये पैरामीटर की जरूरत नहीं है, हम मैंने नीचे फिर वैल्यूज दे दी हैं, इसलिए आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट दीज नाउ। ये हम देखेंगे कि ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। ओके ओके जी, यहाँ हम अपना न्यूरल नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं इस एरिया में, ये जो हाईलाइटेड है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एसजीडी है। आपको याद होगा एसजीडी स्टैंड्स फॉर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। किरास में आपके लिए इतनी आसानी है कि आपने सिर्फ एसजीडी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको अपने लर्निंग रेट दे देना, दैट्स इट। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपने यही सीक्वेंशियल का कंटेनर लिया, उसमें आपने डेंस की एक लेयर दी। अच्छा, याद रखें ये जो लेयर आप दे रहे हैं ये हिडन लेयर है। इनपुट लेयर ऑटोमेटिकली आपकी डिसाइड होगी जब आप ये इनपुट डायमेंशन दे रहे हैं। इनपुट डायमेंशन मैंने वही 30,000 रखी है क्योंकि हमारा जो हर इमेज है उसमें 30,000 फीचर्स हैं। तो ये यूं समझें कि x0 से लेके x 29,999 तक हमारी इनपुट लेयर है और उस इनपुट की तमाम लेयर्स जो है वो हमारे 10 यूनिट्स के न्यूरल नेटवर्क से अटैच हैं और उनकी टाइप क्या है, तो वो उनकी टाइप रीलू है। ये वही रीलू है जो कल हमने डिस्कस किया था। तो सिंपली आपने एक्टिवेशन लिखनी है और आपकी डेंस लेयर जो है उन यूनिट से बन जाएंगी। उसके बाद हमारी ये आउटपुट लेयर है। चूंकि वी आर ट्राइंग टू डू बाइनरी क्लासिफिकेशन तो हमें एक ही यूनिट चाहिए और वो यूनिट हमने सिग्मॉइड लेना है। अगर सिग्मॉइड 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये नॉन कैट इमेज है, अगर सिग्मॉइड 1 होगा तो इसका मतलब है कि ये कैट इमेज है। लॉस फंक्शन हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव लॉग लॉस। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉग लॉस जो है इसको हम क्रॉस एंट्रोपी भी कहते हैं, तो इट इज nothing more than the negative log loss we have been talking about till this time. एग्जैक्टली ये वही वाला लॉस फंक्शन है, सिर्फ नाम इसका थोड़ा सा ज्यादा फैंसी हो गया है, तो नथिंग टू वरी अबाउट हियर। ओके,
जब आप अपने कंटेनर में सारी लेयर्स पैक कर देते हैं तो उसके बाद जब आप कंपाइल करते हैं तो फिर उनके दरमियान कनेक्शंस पैक होते हैं। तो ये याद रखिए कि आपने अपनी जब भी लेयर्स ऐड करनी है तो उसके बाद आपने कंपाइल जरूर करना है। कंपाइल करते वक्त क्या क्या चीजें देनी जरूरी है? आपको लॉस फंक्शन देना जरूरी है जिसकी बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा बिटवीन predicted labels and actual labels। आपने ऑप्टिमाइजर देना है। ये ऑप्टिमाइजर जो है ये आपके वेट्स को अपडेट करेगा। वेट अपडेट करना जो है आपने देखा था, एसेंशियली वेट अपडेट ग्रेडियंट डिसेंट से ही होते हैं, तो इसलिए हमने इसमें ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट के आगे बहुत सारे जो है फ्लेवर्स हैं, जिसमें हमारे पास एडा डेल्टा है, एडम है, हमारे पास आरएमएस प्रॉप है। ये सारे एक्चुअली एसेंशियली ये ग्रेडियंट डिसेंट है लेकिन विद सम बेल्स एंड विसल्स। तो अगर जरूरत पड़ी तो किसी टाइम पे मैं ये जो हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ये भी हम किसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। सो एसेंशियली लेकिन अभी हम सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं और हमारा लर्निंग रेट अल्फा जो है वो 0.01 है। और ये हमारे मॉडल की समरी है। समरी आपको ये बताती है जी कि कितने आपके टोटल वेट्स हैं जो ट्रेन होने हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास कितने वेट हैं? 3 लाख वेट हैं। क्यों? वजह ये है कि हमारे पास क्योंकि इनपुट का साइज बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए हमारे पास इतने वेट हैं। याद होगा आपको कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास 12,288 वेट्स थे, लेकिन इस केस में हमारे पास 3 लाख वेट्स जो हमने ट्रेन करने हैं। ओके, सो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन इट। ट्रेनिंग के लिए मैंने वही टाइम जो है वो मैच करके देख लिया है। ट्रेनिंग में आपने ये ट्रेनिंग डेटा दिया, ट्रेनिंग लेबल दिए, बैच साइज दिया, नंबर ऑफ इपोक्स दिए, बाकी पैरामीटर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। वैलिडेशन साइज ये बताता है कि ट्रेनिंग डाटा का कितना पोर्शन जो है वो मॉडल अपने पास होल्ड करके रखेगा एज अ वैलिडेशन सेट। एक चीज याद रखिए, दिस वैलिडेशन सेट इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट डेटा। जो टेस्ट डेटा हमने अलग किया था वो डिफरेंट डेटा है। ये जो वैलिडेशन स्प्लिट है ये ट्रेनिंग डाटा में से वैलिडेशन स्प्लिट होगी और हर बार डिफरेंट स्प्लिट होगी, और मॉडल आपको बताएगा जी कि मेरी ट्रेनिंग डाटा पे क्या एक्यूरेसी है और मेरी वैलिडेशन स्प्लिट जो मैंने रखा था जिसपे मैंने मॉडल ट्रेन नहीं किया था उस पे मेरी क्या एक्यूरेसी है। और साथ ही फिर हम आखिर में डिस्प्ले कर देंगे। सो लेट्स train the model। ओके जी, हमारे 100 इपोक्स हो गए हैं। हमारे 100 इपोक्स हो गए हैं, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी बहुत बुरी है। इसका मतलब है कि 100 इपोक्स पे मॉडल सीरियसली ओवरफिट हो गया, लेकिन अगेन दैट वाज टू बी एक्सपेक्टेड। तो अब हम देखते हैं कि टेस्ट पे क्या स्कोर है। मेरा ख्याल है कि 0.5 भी आ जाए तो बड़ी बात है। 0.55 भी आया, ठीक है, ओके फाइन। सो एसेंशियली ये एक बड़ा सिंपल सा नेटवर्क था। इसमें आप एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं वो मैं लेट मी शो यू कि आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट इस फाइल के साथ कर सकते हैं। आप इधर एक नई लेयर ऐड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इधर न्यूरॉन कम या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इस लर्निंग रेट को मैं 0.01 की जगह 0.1 करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 0.01 करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन डू। एंड ये जो चीजें आप करेंगे इसे हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से पहले हाइपर पैरामीटर मैं डिफाइन कर दूं। हाइपर पैरामीटर हमारे किसी भी नेटवर्क के वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम डेटा से लर्न नहीं कर सकते। ये हमें इंट्यूटिवली ट्रायल एंड एरर से हर प्रॉब्लम डोमेन के लिए फाइंड करने पड़ते हैं। सो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अभी तो आप वैसे ही जरा अंदाजे से कर रहे हैं, लेकिन इसको भी सिस्टमैटिक तरीके से करने के फिर कुछ तरीके हैं जो हम देखेंगे कुछ 3 4 5 वीक के बाद जब हमने CNN स्टडी कर लिया होगा। सो एसेंशियली
अभी के लिए इट्स जस्ट अ टॉय फॉर यू टू प्ले। ओके, जी उमर, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर ये जो आपने बताई कि वैलिडेशन स्प्लिट, इस पे हम्म। मॉडल ट्रेन नहीं होता है, हम जब चेक करते हैं अनट्रेन डाटा, तो वो तो टेस्ट डाटा पे नहीं सर चेक करते? नहीं बेटे, टेस्ट डाटा देखें, यूजली हम डेटा के तीन हिस्से करते हैं। एक ट्रेनिंग डाटा है, एक वैलिडेशन डाटा है, और एक फिर रियल वर्ल्ड डाटा है जिसे हम टेस्ट डाटा कहते हैं। तो एग्जैक्टली। इस पर्टिकुलर केस में हमने टेस्ट डेटा अलग रखा है, और जो ट्रेनिंग डेटा है उसका 20% जो है वो हमने हर बार विदहेल्ड कर लिया था मॉडल, ताकि मॉडल देख सके कि उसकी वैलिडेशन परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो इससे हमें जरा आइडिया हो जाता है कि ओवरऑल मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये ओके अच्छा, सर। ये जो हमें ये लाइन जो बता रही है, इससे हम देख सकते हैं कि दिस मॉडल इज सीरियसली ओवरफिटेड। तो एसेंशियली व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप ये नंबर ऑफ इपॉक्स जो है ये भी को 20 या 30 से स्टार्ट करेंगे, तो शायद आपको बेहतर जनरलाइजेबिलिटी जो है वो मिल सके। सो एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन जो है ये दोनों अपोजिंग गोल्स हैं। किसी टाइम विल आल्सो टॉक अबाउट इट। ओके, तो अच्छा, अब ये हम थोड़ी सी एक वैलिडेशन कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं। तो फर्स्ट जो है वो मॉडल नेम भी कैट का है, और ये हमारे पास बिल्ली है। दूसरा इमेज तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या है, तो मॉडल को कैसे समझ में आ जाएगा, आई डोंट नो। दूसरा, तीसरा जो है वो कैट है, तो मॉडल ने कहा कैट है। फोर्थ डॉग है, लेकिन मॉडल ने उसे कैट प्रेडिक्ट किया। और उसके बाद ये वाली जो प्रेडिक्शन है ऑरेंज बैकग्राउंड वाली, दैट इज आल्सो wrong prediction and so on। you can see that कि ये मॉडल की बाकी जो परफॉर्मेंस है, तो इसलिए ये तकरीबन कोई 55% इसकी एक्यूरेसी है। मैंने बताया था कि जितना ज्यादा डाटा होगा उतना डीप मॉडल अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना कम डाटा होगा उतना ये पूरा परफॉर्म करेंगे। एसेंशियली अगर आपके पास 100-200 इमेजेस हैं तो बेहतर ये होता है कि आप न्यूरल नेट ना यूज करें, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये सिर्फ 100-200 एग्जांपल्स लिए हैं। जी, कि दो बच्चों के क्वेश्चन से बारी बारी पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये इमेजेस की रेजोल्यूशन पे फर्क पड़ता है इस पे? जी बेटा, बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखें, इमेज की रेजोल्यूशन होती है, मैंने रखी है 100x100। अगर आप 1000x1000 रखेंगे तो आपको फिर 3 करोड़ पैरामीटर्स जो है इनपुट लेयर में देने पड़ेंगे, तो आपके वेट्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देखें ना, एसेंशियली जितनी रेजोल्यूशन है उतने ज्यादा फीचर्स हैं, उतने ज्यादा फीचर्स हैं तो उतने ज्यादा वेट्स चाहिए, और जितने ज्यादा वेट्स हैं उतने ज्यादा ट्रेनिंग डाटा चाहिए। अगर ट्रेनिंग डाटा 200 है और रेजोल्यूशन 1000x1000 है, तो ये मॉडल और भी बुरा परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया सर। अगला क्वेश्चन किस बच्चे का था? सर मेरा है। ये बैच साइज क्या होता है? जी, शाह साहब, बैच साइज ये होता है कि ग्रेडियंट डिसेंट में जब यूजली एक तरीका तो ये है कि हम पूरी इनपुट गुजार के फिर वेट अपडेट करें, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। एक दूसरा तरीका ये है कि हम बजाय तमाम इमेजेस दिखाने के, हम उसका एक सबसेट जो है उसके ऊपर हम वेट्स को ट्यून कर लें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास आपने नोट किया होगा इस केस में 184 ट्रेनिंग इमेजेस थे, क्योंकि 20% जो है वो मैं वैलिडेशन के लिए होल्ड कर रहा था। तो बजाय 184 सारे के सारे दिखा के फिर मैं वेट अपडेट करूं, मैंने कहा कि जी आप इस 184 का हर बार जो है ना सबसेट लो। वो सबसेट कितना है? वो बैच साइज है। यानी कि 184 में से हर बार आप 16 या 32 इमेज लो, उसकी बेस पे वेट ट्रेन करो। इसको इसलिए इस किस्म के ग्रेडियंट डिसेंट को हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद ये होती है कि हर बार जब हम 16-16 रैंडमली इमेज लेके उनके ऊपर वेट अपडेट कर रहे हैं, तो एसेंशियली दिस इज इक्वल टू ओवरऑल शोइंग द कंप्लीट इपोक। ठीक है, कंप्लीट इपोक में मसला ये है कि पहले आपको तमाम वेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर एक दफा अपडेट करेंगे, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ वेरी स्लो।
तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को यूं समझे कि दिस इज अ चीट टू fasten the training computation of the model. Shah sahab, does that answer your question? Yes sir, हो गया. Okay. जी ऑन आपका क्या क्वेश्चन था? सर मेरे दो क्वेश्चन है. पहला जो अभी अपने बैच साइज का बताया है, इसके अंदर जो आप रैंडमली अपनी डेटा में से इमेजेस सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब दैट मींस कि नेक्स्ट टाइम पिछली बार से भी कोई इमेज सिलेक्ट हो सकती है जो आपके प्रीवियसली कोई सिलेक्टेड होगी, तो नेक्स्ट इपॉक के बाद भी that is why it is called stochastic gradient descent. We are ऐसा not भी controlling पॉसिबल it. कुछ ना भी हो, सिलेक्ट हाँ ना भी हो. बिल्कुल. और मेरा ये second रैंडम वही ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही डिपेंड कर बताएगी जो भी कि हर बार सैंपल क्या आ रहा है. सैंपल सेम भी आ सकता है. अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपके पास एक गिवन डेटा सेट है और आप ये हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि हमें न्यूरल नेटवर्क यूज करना चाहिए, ये फीड फॉरवर्ड, या सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ काम कर रहे हैं वो तो एसवीएम भी छोटे डेटा पे कर लेते हैं. जी और आई बिल्कुल. थिंक बहुत ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट भी होता है वो. मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस जगह पे कन्वेंशनल मॉडल यूज होंगे, उसके बाद किस जगह पे हम शैलो न्यूरल नेटवर्क या मीडियम लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे और कब हम डीप न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे. तो यूजुअली अगर आपके पास 200, 300, 400 अंडर 1000 अगर आपके पास ट्रेनिंग इमेजेस है ना, तो यू आर बेटर ऑफ नॉट यूजिंग न्यूरल नेटवर्क. आपके पास अगर कपल ऑफ थाउजेंड यानी 10,000 तक हैं तो फिर आपको 1 या 2 लेयर डीप न्यूरल नेटवर्क यूज करना चाहिए. लेकिन इफ योर डाटा इज लाइक इन लैक्स एंड मिलियंस ऑफ सैंपल्स, तो देन यू शुड गो फॉर डीप, मतलब सफिशिएंटली डीप न्यूरल. लेकिन आपकी बात सही है, अगर 1000 से कम आपके पास सैंपल्स हैं, इमेजेस को मैं सैंपल्स कह रहा हूं इधर, ठीक है ना, क्योंकि सैंपल्स कुछ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, इट कुड हैव बीन एनीथिंग. तो देन डेफिनेटली आप की कोशिश होनी चाहिए कि आप कन्वेंशनल एमएल को एक दफा ट्राई कर लें, वो उस पे अच्छा परफॉर्म करती है. लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हैं, देन एसवीएम जो है वो इतना टाइम लगाएगी कि आप बोर हो जाएंगे कि यार ये तो ट्रेन ही नहीं हो रहा. एसवीएम में फिर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं. स्पेसिफिकली अगर हम अगली बार एमनिस्ट की एक एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप उस एमनिस्ट को एसवीएम से करने की कोशिश करें तो शायद वो 2-3 घंटे मॉडल ट्रेन करने में लगा दे, उसके बाद रिजल्ट और भी बुरे होंगे. और एसवीएम की खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट एसवीएम. जी अहमद. सर हमने एक चीज पढ़ी थी कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी के नाम से, तो यहाँ भी वही अप्लाई हो रही है. कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी बिल्कुल हर जगह अप्लाई होती है. कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी यूजुअली अहमद जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स होती है ना, तो फिर न्यूरल नेट्स की खास बात ये है कि कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी इन पे बहुत ज्यादा असर नहीं करती. जितनी कन्वेंशनल एमएल है ना, एक खास हद से ज्यादा जब फीचर्स बढ़ते हैं ना, तो कन्वेंशनल एमएल जो है ना वो चूंकि उन हाई डायमेंशनल फीचर्स को यूज नहीं कर सकती, इसलिए कन्वेंशनल एमएल एल्गोरिदम्स जो हैं वो ट्रेन होने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगाते हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस नहीं करते. तो दैट इज व्हाई कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी का लफ्ज आप हमेशा एमएल में सुनेंगे. लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क की खास बात ये है कि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे और जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतने डीप न्यूरल नेटवर्क ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो हम डायमेंशनैलिटी को बहुत बड़ी कर्स नहीं समझते, एज लॉन्ग एज आपके पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स सफिशिएंट मौजूद है.